एक तरफ जहां INDIA में एकता दिखाने और मोदी से टकराने का दम भरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में रार भी छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कई बैठकों के बाद भी कई सीटें ऐसी हैं जहां से हर कोई लड़ने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव गुट और शरद पवार गुट के सामने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जिस तरह से हमारे महाविकास आघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब के राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है, और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं, उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में 1 सीट पे गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है, और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट करने के फैसले पर शिवसेना भड़क गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में फ्रेंडली करती है तो उसे उत्तर प्रदेश और बिहार में शिवसेना की फ्रेंडली फाइट का सामना करना पड़ेगा। मग उत्तर प्रदेश, बिहार सीट शेयरिंग के मसले पर विपक्षी गठबंधन में अनबन नई बात नहीं है। इसी अंदरूनी झगड़े की मिसाल देकर बीजेपी इंडिया गठबंधन की चुनौती को सिरे से नकार देती है। दिल्ली की महारैली को भी बीजेपी नेता बहुत तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है, और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना अब बची नहीं है, और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। विपक्ष की महारैली कितनी असरदार साबित होगी, क्या नतीजे मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस रामलीला मैदान में यह आयोजन हो रहा है उसका इतिहास भी जान लीजिए। दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था। इससे सरकार हिल गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 और 57 में मैदान में विशाल जनसभाएं की। जयप्रकाश नारायण ने इसी रामलीला मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा देकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा यहीं गूंजा था। 28 फरवरी 1961 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रामलीला मैदान में ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। 26 जनवरी 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने एक कार्यक्रम पेश किया। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी मैदान पर एक विशाल जनसभा में जय जवान जय किसान का नारा एक बार फिर दोहराया था। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न मनाने के लिए इसी मैदान में एक बड़ी रैली की, और वहां उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला था। अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर में रामलीला मैदान का अहम योगदान है। उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन से लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ तक ले रखी है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी मुश्किलों से उबरने के लिए रामलीला मैदान में हुंकार भरने जा रही है।